नमस्कार, स्वागत है आपका सीधा सौदा में। और दुनिया भर के संकेतों के बीच में पिच रिपोर्ट देखेंगे और गुजरात के चुनाव के नतीजे आने, तो हमने कहा थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आज यतिन को बुलाया जाए ना। और टाइमिंग हो गई आज गुजरात इलेक्शन का आउटकम और यतिन जी गुजराती आदमी स्टूडियो में, तो आपको थोड़ा थोड़ा इनकी बातचीत से, बोली से, टोन टेनर से पता लगेगा कि एग्जिट पोल में क्या निकला था और एक्चुअल में आज क्या होने वाला है। तो आज यतिन हमारे साथ है जो सीधा सौदा में आपके लिए 10 स्टॉक्स आपको बताएंगे। लेकिन चलिए पहले सबसे पहले पिच रिपोर्ट दिखाइए, हम लोग उसको देखते हैं। दुनिया भर के संकेतों को हम लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यतिन, कैसी लग रही है आपको पिच रिपोर्ट? एक्चुअली ये जो क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट जनरली होती है, मेरा ऑब्जर्वेशन जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि थोड़ी लैग से आती है। मतलब ये ऑलरेडी बाजार फैक्टर इन कर लेता है या ऑलरेडी मार्केट को पता होता है, क्योंकि ये जनरली जो है सेंट्रल बैंक्स का डेटा वगैरह फॉलो करते हैं। और आज की डेट में जहाँ डेटा की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, आरबीआई गवर्नर ने कल जीडीपी का रिवीजन किया और थोड़ा नीचे की तरफ, और अगर हम देखें तो यूएस मार्केट्स में भी इतना सारा डेटा आता है, तो ये नथिंग बट डेटा कंपाइलेशन है, मोर और लेस प्राइस में फैक्टर्ड इन होता है। ऑब्वियसली इंडिया को एक स्वीट स्पॉट में आप रखते हैं हमेशा, क्योंकि ग्रोथ के लिहाज से चाइना के बाद सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है इंडिया। तो ये तो बिल्कुल सही आपने मदरहुड स्टेटमेंट दिया। मदरहुड स्टेटमेंट। लेकिन सबसे ज़्यादा असर किसका पड़ेगा, अपने चुनावों का या अमेरिका और चाइना के संकेतों का? कल जिस हिसाब से बाजार में थोड़ी बहुत नरमी आई एमसीडी के इलेक्शंस के बाद, और लोगों को तो पता ही है कि एक थंपिंग मेजोरिटी गुजरात में मिलने वाली है मोरलेस, मुझे लगता है मार्केट ने तो ऑलरेडी गुजरात इलेक्शन को डाइजेस्ट कर लिया है। कर लिया है। तो देखेंगे किसको फिर? वो सिर्फ मजे लेने के लिए आप 140-50 सीटें देखेंगे बीजेपी को आती है गुजरात में कि नहीं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल वही 130-40 की रेंज में है, शायद 10-15 सीट्स का वेरिएशन उसमें आता है। लेकिन ये तो तय है कि बीजेपी इस टाइम गुजरात में गवर्नमेंट बनाएगी। तो मेरे को लगता है ऐसे कि शायद ये ग्लोबल क्यूज को हम लोग ज़्यादा फॉलो करेंगे आज। ग्लोबल क्यूज को ज़्यादा फॉलो करेंगे और 7वीं बार बीजेपी गुजरात में सरकार बना सकती है। और तमाम एग्जिट पोल्स ये बता रहे हैं हिमाचल पर नज़र रहेगी। तो ये बहुत सारे क्यूज़ हैं आज, डोमेस्टिक क्यूज़ भी हैं, ग्लोबल क्यूज़ भी हैं, दुनिया भर के डेटा हैं। डेटा के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है यतिन, यूएस की इकोनॉमी, यूएस का मार्केट सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, सबसे ज़्यादा अपडेटेड है और सबसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमी डेटा बेस्ड है। सही बात। उसके बावजूद उनको नहीं पता कि अगले महीने नंबर क्या है है ना। तो फेड वाले भी सोचते रहते अच्छा क्या आएगा नंबर, क्या आएगा नंबर। अरे भैया, आपकी 95% इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड है, तो फिर आपको डेटा क्यों नहीं समझ में आ रहा है? सही बात है ना। तो ये कुछ पहेलियां हैं जो पता नहीं मार्केट में हमेशा चलती रहती हैं। जबकि नीरज जी, मैं तो इंडिया में अगर आप देखें तो इकोनॉमिक डेटा तो आता ही है, यूएस में इकोनॉमिक डेटा आता है, वॉलमार्ट की सेल्स आती है, रिटेल की सेल्स आती है, अमेजॉन की सेल आती है, मतलब कंपनी वाइड जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ग्रेन्युलर डेटा आते हैं, मतलब स्टोर वाइज डेटा आते हैं। फिर भी मुझे नहीं समझ चल पाता कितना, बहुत ज्यादा हो जाता है डेटा ओवरलोड है, ओवर डेटा का कमाल है। खैर, तो चलिए ये एक पिच रिपोर्ट है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स इसको प्रभावित करेंगे। तो बताइए शुरुआत के स्टॉक्स कौन सा है? तो देखिए नीरज जी, जहाँ तक कि खबरों वाले स्टॉक हैं और जो आज मैंने ग्रीन मार्क किए हैं, यानी एक पॉजिटिव बायस यहाँ रहेगा। सबसे पहले क्योंकि जो क्रम था एक्सचेंज का उसको फॉलो किया है मैंने, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा आज को देखने के लिए, क्योंकि इन्होंने एक QIP लॉन्च किया है 122 रुपये के फ्लोर प्राइस के हिसाब से, जिसपे मैक्सिमम 5% डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये QIP ऐसा QIP नहीं जैसा आप सोच रहे हैं जहां कंपनी को पैसा मिलेगा, यहाँ प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं QIP के जरिए। तो जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं ये अपना शेयर बेचने वाले हैं, लेकिन डिमांड ठीक ठाक है, ऐसा हमारा फीडबैक है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉक है जो देखने लायक होगा आज के सत्र में पॉजिटिव बायस के साथ, क्योंकि इनका एक नया प्रोजेक्ट भी मुंबई में लॉन्च होने वाला है काफ़ी बड़े साइज़ का। दूसरा जो स्टॉक होगा ऑटो पैक में से ये होगा लुमैक्स इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये एक बड़ा केपेक्स करने वाले हैं, लगभग 175 करोड़ रुपए ये लगाने वाले हैं चाकन में, जो पुणे के नज़दीक इलाका है। और ऑब्वियसली इनको जो ऑर्डर है वो वहाँ की इकोसिस्टम से आएगा, क्योंकि चाकन में बहुत सारी ऑटो कंपनीज आपको दिखेंगी और लुमैक्स इसका एक बेनिफिशियरी हो सकता है। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा आइनॉक्स विंड, क्योंकि इनको जो 625 करोड़ रुपए चुकाने थे अपनी पेरेंट कंपनी गुजरात फ्लोरो को, वो इन्होंने चुका दिए हैं और शायद
ये दोनों ही स्टॉक्स आइनॉक्स विंड और गुजरात फ्लोरो दोनों ही फोकस में रहें, क्योंकि आइनॉक्स विंड्स की लायबिलिटी कम हो रही है और गुजरात फ्लोरो ये दूसरी कंपनी है जहां इनको पैसे इस कंपनी से अपनी सब्सिडी से मिलने वाले हैं वापस। आपने 4 स्टॉक बताए? 4, क्योंकि ये 2 जुड़ी थी। जुड़े हुए थे, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और ऐसी ही खबर आपने जो शाम को कल बताई थी त्रिवेणी इंजीनियरिंग वाली, वो मैंने अपनी टीम में डाला। इसमें भी प्रमोटर ध्रुव साहनी जी 7% स्टेक बेच सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी एक ब्लॉक डील मानी जा रही, 280 से 285 के प्राइस पे है। मैं तो थोड़ा बिग पिक्चर देख रहा था कि भाई क्यों बेच रहे हैं, क्यों ऐसा उनको लग रहा है 500 करोड़ प्रमोटर इसमें से एग्जिट ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेशर रहेगा। और शुगर स्टॉक्स में एक बड़ी खास बात ये होती है कि ये बहुत सिक्लिकल होते हैं और न्यूज़ ड्रिवन बहुत होते हैं। जैसे कोई अच्छी खबर आती है तो उसमें बहुत सी तेज़ी बन जाती है, लेकिन ये स्टॉक 80-90 रुपये से 300 रुपये तक की इसने एक बढ़िया रैली देख ली है। तो प्रमोटर का ये बनता है कि वो थोड़ा सा अपना माल बेच लें। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। मेट्रो ब्रांड्स के लिए अच्छी खबर है, इनका एक्विजिशन इन्होंने कर लिया है, करके मतलब कंप्लीट किया। पहले से उसमें थे क्रेवाटेक्स ब्रांड्स, जो फिला, प्रोलाइन जैसे तमाम ब्रांड्स को बेचना, मार्केट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब उनका काम करती है। ये मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ क्योंकि मेट्रो ब्रांड्स जो है लगातार अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर रहा है, प्रीमियम कर रहा है। रिसेंटली कुछ समय पहले इन्होंने एक फ्लिप टॉप को भी ले लिया था और उसका स्टोर भी खोला हैदराबाद में, जो कि बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है। लड़कियों के लिए सैंडल और बेली वगैरह बनाते हो, बहुत महंगी बिकती हैं वो। तो ये धीरे धीरे अपने उस पोर्टफोलियो को और बड़ा करते जा रहे हैं और जहाँ पे इनको अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो मुझे लगता है मेट्रो ब्रांड्स की ये खबर सेंटीमेंट के तौर पे काफ़ी पॉजिटिव होगी। आपने 4 तो मैं भी 4 बताऊँ क्योंकि 2 एक ही टाइप के हैं। आईओबी और बैंक ऑफ इंडिया, इनमें कुछ खबर नहीं, इन्होंने अपने MCLR को तुरंत से बढ़ा दिया है। 15 से 30 बेसिस पॉइंट आईओबी ने और 35 बेसिस पॉइंट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये दोनों स्टॉक पिछले कुछ दिनों में हाल फिलहाल में बहुत अच्छी रैली करी, उससे पहले भी इन्होंने रैली करी है। देखिए, जो कल रिजर्व बैंक ने 35 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाया, उसका सीधा मतलब होता है कि आपकी लेंडिंग रेट्स बढ़ेंगे उसी हिसाब से, क्योंकि सब लिंक्ड है रेपो से, और जैसे ये बढ़ते हैं तो आपकी यील्ड बढ़ जाती है और आपकी निम्स पर सीधा प्रॉफिट दिखता है इसका। तो सारी तमाम बैंकों के लिए बहुत पॉजिटिव, चूँकि इन दोनों कर दिया और छोटे बैंकों में ज़्यादा इसमें मोमेंटम है, तो मुझे लगता है ये ग्रीन में ट्रेड होनी चाहिए। बिल्कुल। और नीरज जी, मैंने ये भी, आप जैसे कह रहे हैं कि मैंने ये एक भी मार्क की चीज़ और ब्रोकरेज की एक रिपोर्ट भी आई थी कि जैसे जैसे जब नीचे से ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंक जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं बढ़ाती। तो मेरी फिक्स डिपॉजिट की रेट बढ़ी नहीं है, मतलब वो पीक में 8.5-9% थी और आज लगभग 6.5-7% ऑफर कर रही है बैंक्स। सीनियर सिटीजन का आप 0.5% मिला लो, उसमें 5 ईयर का टेनोर मिला लो तो हायर साइड पे 7% है। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा रेट हाइक का साइकिल है उसमें बैंक्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और ऑब्वियसली आज 2 चीज़ें बैंक्स में हम या फाइनेंशियल्स पे हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक्सिस बैंक, ये लोग लगभग 12,000 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं और ये NCDs के ज़रिए अपने बेज़ल 3 कैपिटल को बढ़ाने के लिए ये योजना है। ऑब्वियसली ये फंड रेज जो है वो ग्रोथ कैपिटल की तरह देखा जाता है और क्रेडिट साइकिल काफ़ी स्ट्रांग है। और प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स की अगर हम बात करें तो ICICI बैंक की पिछले दिनों एनालिस्ट मीट हुई थी, उन्होंने कहा क्रेडिट साइकिल बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छा हो रहा है, शायद यहाँ से ग्रोथ कैपिटल की सबको रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सिस बैंक का ये एक स्टॉक है जो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव बायस यहाँ भी बन सकता है। और दूसरा स्टॉक जो है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, इसके अंदर 2-3 ट्रिगर्स तो शॉर्ट टर्म में है ही, क्योंकि इनका मर्जर जो है उज्जीवन के साथ हो जाएगा जो इनकी पेरेंट है। RBI रेगुलेशंस के बाद जो है पेरेंट और होल्ड को और जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक उसको अलग किया गया था और अब मर्जर की फिर से तैयारी हो रही है। वो अप्रूवल्स भी कहीं ना कहीं RBI से पेंडिंग है, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन RBI ने येस्टरडे उनके नए CEO डेविस साहब को जो है अपॉइंट कर दिया है, अप्रूवल आ गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर माना जा रहा है क्योंकि पहले ये ऑन पेपर था और RBI का अप्रूवल काफ़ी ज़रूरी होता है कोई भी बैंक में MD CEO को नियुक्त करने के लिए। तो ये RBI का अप्रूवल काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है और कहीं ना कहीं ये जो चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है ये शायद बाजार अप्रिशिएट करेगा। ये तेरा साहिब है कि साहिबा? डेविस साहब, इटारा डेविस साहब है। हाँ, साहब है। ये एक ग्राफिक में सही करिएगा, साहब है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ
तमाम बैंकों को देखिए आप, एचडीएफसी बैंक ने, अभी एक्सिस बैंक, इससे पहले बहुत सारे एनबीएफसी फंड रेज कर रहे हैं खूब सारे ना। हाँ। तो इसके दो मतलब होते हैं कि एक तो है कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड है इसलिए इनको पैसा चाहिए, दूसरा बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे ब्याज दरों पे लोग रेस कर रहे हैं, 7.25, 7.5, 8। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आप अपना और जोड़िए थोड़ा प्रॉफिट, तो ब्याज दरें कहाँ तक जाने की संभावना है भाई? तो थोड़े दिनों पहले मैंने किकी मिस्त्री साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि 9, 9:30 तक पीक हो जाना चाहिए सारा मामला हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को लेके। और यूजुअली हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जो मार्कअप होता है पर्सनल लोन्स का या गाड़ियों के लोन का या दूसरे किसी भी वर्किंग कैपिटल लोन का, तो वो 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स जनरली होता है। आप 400 पकड़ लीजिए तो हायर साइड पे 12-13% से ऊपर ब्याज दरें अच्छी रेटिंग वाली कंपनी या जो एवरेज एसएमई है उसके लिए वो रेट हाईएस्ट स्लैब में होना चाहिए। उससे ज़्यादा तो अगर होगा तो दिक्कत भी कर सकता है इकोनॉमी को एज जनरल। 12-13% हाईएस्ट रेटिंग वाले के लिए भी बहुत है, बहुत है बहुत है। और जिनकी रेटिंग कम है उनके लिए तो और ज़्यादा। तो इस चर्चा को मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा था क्योंकि ये जो है ना बहुत आगे जाते हुए ये ब्याज दरें बड़ा महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि इतना हाई रेट पे सस्टेन करना भी मुश्किल होगा। खैर अगले दो स्टॉक्स जो हमारे हैं वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम। यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड की कहानी समझ लेते हैं। कल क्रूड में गिरावट आई और $78 के नीचे आ गया ब्रेंट ऑयल, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे लिए बेंचमार्किंग होती है वो। इनको क्यों फ़ायदा होगा आईओसी बीपीसी को? आईओसी बीपीसी को इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि इनकी जो अंडर रिकवरीज हैं वो इस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि क्रूड ऑयल इनके लिए बहुत महंगा था, डिस्पाइट कि इन्होंने बहुत सारा माल रशिया से लिया था। करीब 40% उन्होंने वहाँ से लिया और अभी भी ले रहे हैं, सस्ते मिल रहा था, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में आप बाहर से भी ले रहे थे बाकी वाला, और वो डॉलर में आपको ले रहे थे। तो उसके वजह से अंडर रिकवरी बढ़ते बढ़ते खूब गई। तो पेट्रोल में अंडर रिकवरी बहुत कम है या ना के बराबर है, एलपीजी में नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया है। अब ये जो डीजल के अंडर रिकवरी है ये धीरे धीरे कम हो रही है, और अगर क्रूड ऐसे नॉर्मल रहा या स्टेबल कर गया तो ये कम हो जाएगी। तो इससे इन दोनों कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए हमको लगता है कि जब जब भी क्रूड प्राइसेस गिर रहे हैं तो इन स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। अब आप देखिए आईओसी में भी मोमेंटम है, बीपीसीएल 300 रुपये के आसपास चला गया, तो वहाँ से 325, 26, 27 तक आ गया है। और ऐसी बहुत सारी जो ट्रिगर पॉइंट हैं इन स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो ऐसा लगता है मुझे कि ओएमसीज जो बिल्कुल मरे पिटे पड़े हुए थे अब वहाँ ध्यान देंगे। और गुजरात इलेक्शन के बाद थोड़ा प्याज दाम बढ़ेगा क्या पेट्रोल डीजल का? बट पेट्रोल पे तो 2 रुपए 2-2.5 रुपए बना रहे हैं ना, मतलब पॉजिटिव हो गए। डीजल पे तो बहुत ज़्यादा है अभी। डीजल पे मुझे लगता है 7-8 रुपए 7-8 रुपये की अंडर रिकवरी है, तो वो हमको बढ़ाने दिया जाएगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता बढ़ाने दिया जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन फिंगर्स क्रॉस, चूँकि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद हो सकता है बढ़ाने दिया जाए। अच्छा नहीं बढ़ाने देंगे ना तो एक मुश्किल है यतिन, 2,70,000 करोड़ रुपए वॉश आउट हो गए, फ्री राशन पे खर्च हो रहा है। सही बात। तो कहाँ से आएगा ये? आप ही देंगे जो आप बहुत गाड़ी चला रहे हैं ना तो पेट्रोल डीजल की कीमत से ये मुझे तो नीरज जी ऐसा लगता है ये गुजरात इलेक्शन एक बार हो जाए तो शायद टेलीकॉम कंपनीज भी टेरिफाई करें, क्योंकि बिल्कुल आप कॉन्फ्रेंस कॉल देख लीजिए उठा के, कोई भी सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है, टैरिफ यहाँ से बढ़ने चाहिए और सस्टेनेबली बढ़ने चाहिए। तो मुझे लगता है एक टेलीकॉम टैरिफ भी ड्यू हो गया है, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो ये राइज है पेट्रोल डीजल का, वो भी मुझे लगता है कि ये बहुत करना ही चाहिए। और देखिए हरियाणा में किया भी था, हरियाणा और उड़ीसा में किया था भारतीय एयरटेल ने, तो ये अनुमान लगाया गया था कि अब सब जगह होगा, सब जगह होगा, होना चाहिए। देखिए मैं तो कहता हूँ 1 इलेक्शन होना चाहिए पूरे देश में, एक बार में इलेक्शन हो, राज्यसभा, विधानसभा, नगर पालिका, सब कम से कम। इस चक्कर में आप दाम नहीं बढ़ाए, कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी हमने इसमें रखी, ग्रीन ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। 6 स्टॉक्स दोनों टीम्स के हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। जब का सिलसिला, सबसे पहले चलते हैं राजस्थान, जहां से जयपुर से भगवान कौरवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, अच्छे, बढ़िया हूँ बच्चा। बताएं।
क्या उलझन है? मेरा ये सवाल है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ईयर में रिटायर हो रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जो मैं बैंक ऑफ इंडिया जयपुर में पोस्टेड हूँ, अच्छा, तो हमारा रिटायरमेंट में क्या है, हमारे जो लीव इनकेशमेंट हो रही है जो 240 या सेंट्रल गवर्नमेंट का 300 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो एग्जम्प्टेड है। क्या पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर एग्जम्प्टेड अप टू 3 लाख लिमिट है या वो भी फुल एग्जम्प्टेड है? गौरी? नहीं, देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए जो लीव इनकैशमेंट होती है वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉयज़ हों, पीएसयू के हों, वो सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाते। तो उनके केस में जो लिमिट है, जो आपको डिडक्शन मिलेगी, वो मैक्सिमम 3 लाख की मिलेगी। तो अगर आपको लीव इनकैशमेंट 3 लाख से ज़्यादा मिल रही है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर की टैक्सेबल है। 3 लाख से कम मिल रही है तो जितनी मिल रही है वो सारी एग्जेम्प्ट है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो है 3 लाख और आपको जो पूरी की पूरी लीव इनकैशमेंट मिल रही है वो नॉन टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे। चलिए, तो कौरवानी साहब, उम्मीद करता हूँ आपकी उलझन दूर हो गई होगी। क्यों? बिल्कुल। और रिटायरमेंट के लिए आपको शुभकामनाएं। फिर भी कोई रिटायरमेंट के बाद भी कोई उलझन हो तो बताइएगा, हमारे पास कई सारे रिटायर्ड लोगों के फोन आते हैं, उनकी उलझने हम लोग दूर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, जो कि पटना बिहार से आया है, विपिन कुमार सिंह साहब का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार जी 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 नमस्कार। ये हम 16 के दिसंबर में रिटायर किए हैं जी, तो 17 के मार्च 31 तक का जो फॉर्म 16 मिला है हमको, उसमें मेरा पैसा जो इनकम टैक्स में कटना चाहिए मेरे विभाग के द्वारा, वो काट लिया गया है, लेकिन वो विभाग से पैसा जमा नहीं किया गया है। अच्छा। और ये रकम लगभग 21,000 का था। अच्छा। और जिसका इंटरेस्ट तो 16 से बढ़ते बढ़ते अभी हो गया है 29,000 के आसपास। ठीक है। तो वो विभाग से जमा नहीं किया है, लेकिन डिमांड में हमको दिखाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये आपके फॉर्म 26A में रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर आपको जानकारी हो इसके बारे में? हाँ, नहीं, फॉर्म 16 में वो दिखाई दे रहा है। फॉर्म 26A में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, फॉर्म 26AS में वो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, क्योंकि विभाग जमा नहीं किया है विभाग के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपका TDS कटा है और जमा हुआ है तभी वो 26A आपके फॉर्म 16 में आएगा। फॉर्म 16 में ऐसे नहीं आ सकता। तो पहले तो आप अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए, क्या वो ओरिजिनल फॉर्म 16 है, क्योंकि कई बार ऐसा कोई केस सामने आता है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर तो सीधा सौदा में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। 6 टीम के मेंबर्स ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं और अब बारी है 2 स्टॉक्स की, जो मैं और नीरज जी आपको बताएंगे। मेरी टीम में मैंने, नीरज जी, चुना है ONGC। तो आप बात कर रहे हो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, मैं बात कर रहा हूँ ONGC की। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाहती है, कार्बन कैप्चर से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ देखने को मिला है। विंडफॉल टैक्स कम हुए हैं, लेकिन अब देख रहे हैं आप कि येस्टरडे क्रूड में लगभग 3-4% का सुधार था ग्लोबल लेवल पे। तो शायद ये आपको ONGC को हेल्प करे ओवरऑल बेसिस पे, क्योंकि क्रूड अब जो है वो एक रेंज में चला गया है और शायद ये लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण ONGC को थोड़ा बहुत बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ये एक बात। दूसरा जो स्टॉक है वो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ये एक रीसेंट लिस्टिंग है। लिस्टिंग इतनी कुछ खास नहीं हुई, लेकिन कंपनी जो है जोरों शोरों से अब क्रॉस सेलिंग और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारे स्ट्रेटेजिक टाइप्स कर रही है। और उसमें से एक बैंक एश्योरेंस टाइप इन्होंने किया है बजाज एलियांस के साथ, और ये अब बजाज एलियांस की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ अपने ब्रांचेज में बेचेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मूव माना जाएगा, क्योंकि बैंक छोटी है और जनरली इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस होता है, एडवाइजरी बिजनेस होता है, क्रॉस सेलिंग का बिजनेस होता है, यहाँ से एक एडिशनल फी इनकम जनरेट होती है। तो ये बैंक एश्योरेंस जो इन्होंने येस्टरडे अनाउंस किया एक्सचेंज को बजाज के साथ, ये शायद कंपनी को थोड़ा बहुत फ़ायदा करेगा। जी, आपने 4 बताए? 2 बताए ना। आपके समर्थन में एक बात हूँ, ONGC में कल एक और बड़ा काम हुआ है। उनके बोर्ड को रिस्ट्रक्चर किया गया है। उसमें 2 नई पोस्ट क्रिएट की गई हैं, एक डायरेक्टर प्रोडक्शन और एक डायरेक्टर स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये बहुत ज़रूरी था।
अभी क्या हुआ कि बहुत दिन तक तो इनके CMD ही नहीं थे, है ना। ONGC जैसी बड़ी मैसिव कंपनी में इतना ज़्यादा काम है कि अगर आप उसको अलग अलग डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो काम ही नहीं हो सकता है। इसलिए इनकी आलोचना होती है कि इन्होंने पिछले 20 सालों में कुछ नई डिस्कवरी नहीं की, कुछ अपग्रेड नहीं किया। बॉम्बे है इनकी सबसे अच्छी फील्ड, वहाँ कुछ काम नहीं कर रही है। तो अब ये अलग अलग जब ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, नए पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़ा काम और तेज़ी से होगा। ये ONGC के लिए बहुत बड़ी खबर है कि इनके यहाँ नए जिम्मेदारी के साथ लोगों को लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ONGC पर सरकार और ध्यान देगी इसी तरीके से तो ये काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसीलिए ONGC क्रूड गिरने के बावजूद 140 को होल्ड कर रहा है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें होने वाला है। तो इसलिए हमें लगता है कि ONGC में आज ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मेरा अगला स्टॉक जो है इसी का एक छोटा भाई है, OIL, ऑयल इंडिया। हमने उसको लिया। अब बहुत सारे लोग क्रूड गिरने पे इन स्टॉक्स को कहते हैं कि रेड में रहेंगे। मुझे लगता है ये ग्रीन में रहेंगे। इसलिए ग्रीन में रहेंगे क्योंकि एक उस मिनिमम लेवल पे आ गए जहाँ से इनको बेहतर प्रॉफिट होगा, और अब विंडफॉल जो इनके ऊपर लगा हुआ वो भी हटने की संभावना है, और रियलाइजेशन लगातार इनका बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि ऑयल ध्यान रखना चाहिए। ऑयल के लिए एक और पॉजिटिव है कि नुमालीगढ़ इनके पास है तो उसका इनको गेन होता है। अदानी पोर्ट में ध्यान रखा जा सकता है। इनका जो एक केरल में पोर्ट का काम शुरू हो रहा था उसको प्रदर्शन झगड़े फसाद की वजह से रोक दिया गया था। आज से वो काम फिर से शुरू हो रहा है और इसमें एग्रीमेंट हो गया है। तमाम उन लोगों के साथ बातचीत हो गई है प्रोजेक्ट की अफेक्टेड पीपल से, तो आज से काम शुरू हुआ। ये इनके लिए अच्छी खबर है। तो OIL और अदानी पोर्ट दो और स्टॉक ध्यान में रखना चाहिए। अब अगले दो बताइए। सुलझा लिया अदानी पोर्ट वालों ने केरला वालों के साथ। वो तो सुलझना ही था। अब धारावी में भी सुलझाना पड़ेगा। इतनी बड़ी उन्होंने स्लम रिहैब का प्रोजेक्ट जीता है ग्रुप लेवल पे। बहुत ही बड़ा इलाका है, 250 हेक्टेयर का। हाँ, बहुत बहुत बड़ा है। और 20-30 साल लगे इसको बनते बनते। 20-30 साल लगे हैं, ज़्यादा भी लगे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट है वो। मुंबई, मतलब हम कह रहे हैं हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन, आप फिगर देख लीजिए। फाइनेंशियल कैपिटल अगर मुंबई हो तो एक आपको बिजनेस कैपिटल भी चाहिए। और BKC तो है ही, और लोग बॉम्बे में जगह ही ढूंढते रहते हैं। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एयरपोर्ट्स हो या बिजनेस रिलेटेड चीज़ें हों। आप 20 मिनट में नरीमन पॉइंट पहुंच सकते हैं, आप 20 मिनट में सबर्ब्स में पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी सेंट्रली लोकेटेड है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स कैसे आती है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन ये भी है। तो अदानी एंटरप्राइज भी कंसोर्शियम में पार्ट ले सकता है, बट ठीक है, ये स्पेकुलेशन की बात है। देखते हैं किस हिसाब से यहाँ चीज़ें मूव होती हैं। लेकिन मेरे आखिर के दो स्टॉक नीरज जी, सबसे पहले स्टाइलैम। ये होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट की काफ़ी ठीक ठाक मिड कैप कंपनी है। येस्टरडे यहाँ बल्क डील का डेटा है, क्योंकि प्री ओपन में कल एक बड़ा सौदा हुआ था, और जो बल्क डील डेटा उसमें यह है कि अबैकस फंड जो सुनील सिंघानिया साहब चलाते हैं, उन्होंने 3.5 लाख शेयर्स कल खरीदे 1127 के रेट पे। और शायद ये मोमेंटम आज भी रहेगा, क्योंकि कल भी एक अच्छा मोमेंटम था, और अब तो डिस्क्लोज भी हो गया नाम कि अबैकस ने यहाँ खरीदारी की है। अबैकस ने बाई किया है। बाई किया, ये ग्राफिक सही करिए, अबैकस ने बाई किया है। ग्राफिक सही कर लीजिएगा। हाँ, अगला तो इन्होंने एक खरीदे हैं शेयर। तो ये एक स्टॉक रेडार पर रहेगा मिड कैप साइड पे, क्योंकि आज भी यहाँ ट्रैक्शन रह सकता है। और आखिर का स्टॉक, और हर्षदा थोड़े टाइम पहले ही डिस्कस कर रही थी, आइशर मोटर्स। देखिए, आइशर का कोई बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है, और जहाँ तक कि बजाज ऑटो का सवाल है, इनको प्रीमियम वैल्यूएशन इसलिए मिलता है क्योंकि इनका जो रियलाइजेशन है एक्सपोर्ट से वो काफ़ी ज़्यादा है भारतीय बाज़ारों के मुकाबले। आइशर मोटर्स अब जो है एक स्ट्रैटेजी के तहत एक्सपोर्ट मार्केट्स पे फोकस कर रहा है, और इसी तहत इन्होंने ब्राज़ील में अपनी एक असेंबली फैसिलिटी शुरू कर दी है, जहाँ ये अपने बाइक्स को असेंबल करेंगे। ज़्यादातर जो है पुर्जे यहाँ से भेजेंगे, उसको असेंबल करेंगे ब्राज़ील में। ब्राज़ील एक बहुत बड़ा मार्केट है 2 व्हीलर्स के लिए, और कहीं ना कहीं यहाँ इनको इसका फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, क्विकली मेरे दो हैं। फिनिक्स मिल्स, CLSA ने इनको 1688 के टारगेट दिया। उनका मानना है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 27% प्री कोविड लेवल के सामने बढ़ रही है, और रेंटल इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो फ़ायदा होगा। और इसी सेगमेंट की कंपनी है नेस्को, जो मुंबई में एक बड़ा एग्जीबिशन सेंटर और बहुत सारी चीज़ें चलाती हैं। मुझे लगता है इन दोनों पे ध्यान रखना चाहिए। क्विकली एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आके आपको दोनों टीमों के 10-10 स्टॉक्स का रैंक बताएंगे।